नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से पाठ 6 निसर्ग वैभव, जो कि एक पूरक पठन है और इसकी विधा है कविता। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बच्चों, इस कविता का कुछ भाग मैं आपको इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन से परिचित हो चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के कालखंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इस कविता की विषय प्रविष्टिका कुछ इस प्रकार है कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी ने प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी हैं। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या प्रस्तुत किया है वो हम देखते हैं। हमारी अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुहारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिर सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। यहाँ कठिन शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कृश, कृश अर्थात दुर्बल। गुम्फित, गुम्फित शब्द का अर्थ होता है गुथा हुआ, किसी चीज़ में उलझा हुआ। दुहारोह अर्थात ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन हो। और निश्चल अर्थात स्थिर। स्तंभित अर्थात वो भी आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध हो जाना, स्थिर हो जाना, उसका अर्थ होता है। निर्जन अर्थात वीरान। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रवि की कोमल किरणों में गुथी छायाएं लंबे ताड़ के वृक्षों पर पड़ रही है और स्थिर है। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती हैं। सांझ यही जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिप जाती है। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें धरती पर इस प्रकार पड़ती हैं और लंबे लंबे पेड़ों, ताड़ के जो वृक्ष होते हैं जिस पर चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल होता है, उन पेड़ों पर ऐसे गिरती हैं सूर्य की किरणें, ऐसे लगता है जैसे मानो उसमें ही उलझकर रह गई हों। किंतु संध्या वेला के समय यही किरणें उन्हीं पेड़ों पर, झाड़ियों में उलझकर थक कर सो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जनता गंध समीरण। यहाँ अपलक शब्द का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। शैल अर्थात पर्वत, गिरी। समीरण अर्थात पवन। तो यहाँ कवि कहते हैं कि रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं, जैसे लगता है कि ये बिना पलक झपकाए इसी क्षण का इंतज़ार कर रही हों और पर्वत भी उनके आगे अपनी बाहें फैला उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हों। हमारी अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। यहाँ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। सौंदर्य अर्थात सुंदरता, सम्मोहन अर्थात मोहित करना, विस्मयकर अर्थात आश्चर्यजनक, और वैचित्र अनोखा। वैचित्र का अर्थ होता है कोई अनोखापन। यहाँ कवि कह रहे हैं कि यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। अर्थात पर्वतीय प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं। आगे कवि कहते हैं, खग चखते फल कुतुर रही गिलहरियां कोपल,
वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। अर्थात जिस प्रकार हम अपना जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ों पर अनेक जीव जंतु ऐसे हैं जो बहुत ही सुंदर जीवन यापन करते हैं। जैसे पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती रहती हैं। वन में रहने वाले पशु पक्षी इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। यहाँ मरकट शब्द का अर्थ है पन्ना, एक रत्न जो हीरे जवाहरात में पाए जाने वाला एक रत्न होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जो, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो, विपश्न जीवन मन का संघर्षण। यहाँ कवि कहते हैं, ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में अर्थात इस सांसारिक मोहमाया में, संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष की छाया रहती है। यहाँ विपश्न अर्थात चिंतित, चिंता में डूबा रहना, और संघर्षण अर्थात स्पर्धा। आगे कवि कह रहे हैं, मनुज प्रकृति का करना फिर, नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन। अर्थात यहाँ विश्लेषण शब्द का अर्थ है पृथक करना, किसी चीज़ को अलग तरीके से सोचना। संश्लेषण अर्थात मिलाना, और अभिशापित अर्थात जिसमें अभिशाप मिला हो। लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में, सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापित जीवन व्यतीत कर रहा है? ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। अर्थात धरती पर रहने वाला मनुष्य अहंकारी और घमंड से भर गया है। स्वयं वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित है, जिसे वह स्वयं केंद्रित हो गया है। जैसे अपने ही बनाए हुए संकटों में, चिंताओं में वो डूब कर रह गया है। पूरी वसुधा एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन में समाप्त हो गई है। अर्थात पृथ्वी का प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण उसके लिए आनंदमयी हो सकता है, किंतु वो अपने ही बनाए हुए तकलीफ़ों में, कठिनाइयों में घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है, किंतु इन पंक्तियों में पंत जी ने जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा हुआ बताया है, किंतु सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, मगर मनुष्य है जो समस्त प्राणियों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, फिर भी छोटी छोटी बातों के कारण हमेशा दुखी ही रहता है। कवि ने यहाँ पर इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को खुश रहने के लिए प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। प्रकृति जगत में, हमारे निसर्ग में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर हम आनंदित हो सकते हैं। तो बच्चों, निसर्ग वैभव ये कविता, जहाँ पर कवि ने सांसारिक सुख दुखों को भुलाने के लिए प्रकृति का सहारा लेने की बात की है, वहीं सभी जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य को अपने अंदर के अहंकार को मिटाने की भी बात कही है। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। आप इस कविता को पढ़ें और इस कविता से प्राप्त होने वाले आनंद की प्राप्ति करें। तब तक के लिए नमस्कार।